स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग राजनीति के जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो हमें बेसाख्ता 1990 की बिल्कुल शुरुआत की याद दिला देता है, जबकि इस देश की सड़कों पर खास तौर से उत्तर भारत में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है। जो लोग आरक्षण विरोधी आंदोलन चला रहे थे, मेरा मतलब है जो समुदाय, जो जातियाँ आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल थीं, आज फिर एक बार वो एक एक नया आंदोलन चला रही हैं। इसकी शक्ल-सूरत, मांग, प्रवृत्तियाँ और जिसकी अभिव्यक्तियाँ 1990 के उसी आरक्षण विरोधी आंदोलन से मिलती-जुलती हैं। आज विषय यूजीसी का है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है, जहाँ पर एक इक्विटी कमेटी बनाई गई है। कमज़ोर जातियों के खिलाफ होने वाले किसी भी भेदभाव के ऊपर सख्ती बरतने के लिए और जो ऊँची जातियाँ हैं, उसके उसके खिलाफ आंदोलित हैं कि उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है इसके जी। ज़रिए और उन्हें क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है एक तरह से। उनके छात्र, उनके शिक्षक, विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले लोग उसके शिकार होंगे। दिक्कत की बात ये है कि उस वक़्त जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के विरोध में थे। इस वक़्त जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो मौजूदा सरकार के पक्ष में हैं, मतलब मौजूदा सरकार के समर्थक हैं। सरकार के एक कदम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के वो बहुत निष्ठावान समर्थक हैं, मैं ये कहूँगा। सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, वो कोई जवाब नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये संयोग है, ये सरकार के एक विभाग, शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया कोई अनायास किया गया प्रयोग है या सरकार के रणनीतिकारों द्वारा चलाई गई एक रणनीति है। ये क्या है आपकी निगाह में? देखिए, मुझे लगता है कि ये देखिए, जब आपने 1990 की बात की, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था, उस समय मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था। आप भी पत्रकारिता में थे और जनसत्ता अखबार में थे, मैं नवभारत टाइम्स में था और मैंने उस आंदोलन को बहुत विस्तृत रूप से कवर किया था और उसके पहले पीछे की राजनीति भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तब जनता दल को भी कवर करता और वो वीपी सिंह ने एक दबाव था देवीलाल जी का और चंद्रशेखर का, जो रैली कर रहे थे 9 अगस्त को, उसके जवाब में वो 8 अगस्त की रात को लाए थे। तो वो सब कारण था। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब ये है कि उस समय जब ये आया था मंडल आयोग, जो 10 साल से रिपोर्ट दबी हुई थी, जिसको मंडल 1 कह सकते हैं, तब पिछड़े वर्गों का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण इतना नहीं हुआ था जितना मंडल के बाद आज हो चुका है 2026 में। अब उनका नेतृत्व भी है, तमाम सारे राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, तमाम नेता ऐसे हैं जो मंडल आंदोलन की, मंडल के बाद की उपज है और सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, चाहे उसको जो भी कहिए, जातिवादी राजनीति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो सामाजिक न्याय के गर्भ से निकली हुई राजनीति है। वो तो उनका एक नेतृत्व बड़ा सशक्त नेतृत्व है। और अब जो ये शुरू हुआ है, देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये कानून पहले भी था, दलित एक्ट इस देश में बहुत पहले पास हो गया था, याद करिए आप। जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, उसमें उसको लेके कभी इस तरह का सड़कों पर आंदोलन नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। उसके बाद आरक्षण को लेकर के भी, जब आरक्षण शुरू में संविधान ने लागू किया और लगातार हर 10 साल में बढ़ाया जाता रहा, जो SC ST का था, उस पर भी कभी सवर्ण विरोध करते रहे तमाम सारी लोग, लेकिन उस लोग सड़क पर कभी नहीं आए। पहली बार मंडल आंदोलन जब मंडल का जब घोषणा हुई, लागू हुआ, तब सड़कों पर आए, क्योंकि OBC को दिया गया आरक्षण था। और OBC जो खेतिहर जातियां हैं, किसान जातियां हैं, उनके दो वर्ग हैं। एक वो जातियां हैं जो सशक्त और दबंग जातियां माना जाता है, और एक वो जातियां हैं जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनके छोटे छोटे हर गांव में 4 घर 5 घर 10 घर है, जिनका, लेकिन चूंकि पिछड़े उसमें जो है वो सारे माने जाते हैं, तो पिछड़ों को खासकर जो रिएक्शन था वो सवर्णों का, वो उन दबंग जातियों के खिलाफ था जो पिछड़ी जातियों का नेतृत्व करती थी। और उसके बाद फिर तो होड़ मच गई, तमाम सारे सशक्त समाजी समूह अपने को पिछड़ी तो उसमें शामिल करने के लिए आंदोलन करते रहे, जाटों का, मराठाओं का, पटेलों का, आपको देखिए। और कई जातियां जुड़ी भी, गुर्जर बड़ी मजबूत जाति, वो पिछड़े माने गए। अभी क्या हुआ है कि ये जो लागू हुआ है, एक्ट जो आया है इक्विटी कमेटी वाला, इसमें भी चूंकि दलितों और अनुसूचित जातियों के साथ
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ ओबीसी को शामिल कर दिया गया। तो ये मंडल का ही एक अगला एक्सटेंशन आप मान सकते हैं मंडल आयोग का। और उसका जो उसके विरोध के जो स्वर है वो भी मंडल आयोग के विरोध वाले आंदोलन का एक्सटेंशन मान सकते हैं आप, कि उस तरह से। फर्क ये है कि उस समय जो दो राजनीतिक पार्टियां थी देश की प्रमुख, एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रकट रूप से वैसे भाषण देकर तो विरोध नहीं किया, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के इस मंडल कार्ड को बेअसर करने के लिए ही अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या को लेकर, और मंडल के जवाब में उन्होंने कमंडल को खड़ा कर दिया। और अडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद जो वीपी सिंह की सरकार गिराई तो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गिराई। और कांग्रेस ने तो मुखर विरोध किया था, राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में भाषण किया था। और मंडल विरोधी आंदोलन के पीछे इन दोनों दलों के लोग शामिल थे कार्यकर्ताओं के तौर पर जमीन पर। अभी क्या स्थिति थोड़ी बदल गई है, बदल ये गई है अभय जी कि आज की तारीख में पिछड़े वर्गों का राजनीतिक जो समूह है वो इतना ताकतवर है उत्तर भारत में खास करके, कि कोई भी राजनीतिक दल खुलेआम उनकी नाराजगी बोल नहीं लेना चाहता है। और चूंकि मैं राहुल गांधी को लाऊंगा यहाँ पर, इसलिए लाऊंगा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 2024 से पहले राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया और संविधान बचाओ के साथ उसको जोड़ा। और जातीय जनगणना की मांग नीतीश कुमार से शुरू हुई और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव सारे सामाजिक न्याय की पार्टियां से जुड़ गई। बीजेपी इसमें आधे अधूरे मन से कभी हाँ कभी ना करती रही, और धीरे धीरे जातीय जनगणना का मुद्दा पूरी तरह से राहुल गांधी का मुद्दा बन गया। और आखिर केंद्र सरकार को जातीय जनगणना के लिए राजी होना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी। अब क्या है कि मुद्दा तो वो हुआ, लेकिन अभी जो जातीय जनगणना का वो आया है, सूचना जो जारी हुई है और जो गजट नोटिफिकेशन, उसमें जो कॉलम है 33 कॉलम है, उनमें ओबीसी का कोई कॉलम नहीं है, एससी एसटी का है और अन्य का कॉलम है। अन्य में फिर वो सवर्ण ओबीसी सब आ जाएंगे। ऐसे में जो जाति जनगणना का मुख्य जो उद्देश्य था कि एससी एसटी की गिनती तो पहले भी होती थी कि कोई, लेकिन ओबीसी की गिनती और अन्य जातियों की सवर्णों की गिनती इनकी जाति के आधार पर नहीं होती थी। अब वो कॉलम ना होने से, जबकि हालांकि सरकार ने कहा कि दूसरे चरण में उसको करेंगे और 2 चरणों में होगी, तो एक विपक्ष को मौका मिल गया है कि भाई जो है खासकर कांग्रेस को या अखिलेश यादव को या तेजी सारी पार्टियों को, कि जाति जनगणना के नाम पर छल कर रही सरकार, और सरकार कराना नहीं चाहती, उसकी मंशा संदिग्ध है और ये मुद्दा ही बना है। मुझे लगता है उसी मुद्दे को एक तरह से काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार ने जो दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें सारे सांसद जो है हर दल के थे, उसकी रिपोर्ट को उन्होंने तुरंत लागू कर दिया यूजीसी के जरिए। और एक तरह से जो विपक्ष का पिछड़ा कार्ड है उसको कमजोर करने के लिए, अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड जो है उसको कमजोर करने के लिए, और 2024 में जो पिछड़े वर्ग कई जगह खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए थे, वो बीजेपी के साथ जो गोलबंदी इनकी 2019 तक रही थी, 2022 तक, वो कमजोर पड़ गई थी, उसको फिर से एकजुट करने के लिए ये एक दांव केंद्र सरकार ने चला है। अब प्रश्न ये है कि इसमें बाकी दलों की क्या स्थिति है। बाकी दल इसका सब एक तरह से खुल के नहीं, मौन है इस पर, उनका नेतृत्व तो मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि वो अगर मान लीजिए इसका विरोध करें तो विरोध करते ही जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा, देखिए तो पिछड़ा विरोधी है। समर्थन कर ही रहे हैं मौन रूप से, क्योंकि उनका ही मुद्दा था ये मुद्दा अखिलेश यादव का, ये मुद्दा तेजस्वी का, ये मुद्दा कांग्रेस का भी राहुल गांधी का मुद्दा बन गया और लेफ्ट पार्टी से हमेशा मुद्दा रहा है। तो अब मुझे लगता है अभय जी कि जो सवर्ण समाज है या जो अगड़ा समाज है या जो जनरल का कास्ट है, जनरल सामान्य वर्ग है, वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। और उसको निराशा इसलिए हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते करते वो उसके हिंदुत्व के एजेंडे के तहत 90% हिंदू बन चुका था। आप देखिए ना, एक आप समाजशास्त्री ग्रुप में इस चीज को कई बार कहते भी रहे हैं कि सवर्ण जो है वो संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का कार्ड है उसके चलते वो 90% सवर्ण तो हिंदू बन ही चुके हैं, 90 80% बन गए हो। मतलब एक बड़ा बहुसंख्यक समाज सवर्णों का, और जो ब्राह्मण ठाकुर राजपूत कायस्थ वैश्य या और जो सवर्णों की दूसरी जातियां हैं खत्री पंजाबी, ये सब जो है वो काफी हद तक उनको कुरेदिया, तो कहीं ना कहीं वो उनका हिंदू
हिंदू आ जाता है, करे भाई हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा। अब उनको ये आशा नहीं थी कि मोदी सरकार या भाजपा सरकार, जो एक तरह से उनके सपनों की सरकार बन गई थी, उनको बड़े प्रेम के साथ 2014 के बाद से वो उस सरकार का गुणगान भी करते थे, उसके लिए सड़क पर वो पूरा प्रदर्शन और सारा जो कहते हैं प्रेम प्रदर्शन होता है वो सब करते थे। और कहीं भी आप बात करिए तो वो सबसे मुखर होकर के समर्थन करते थे। उनको एकदम से झटका लगा कि अरे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया तो समझ में आता था, वो तो वाम दल और उनके साथ कर रहे थे, वो उनके साथ देवीलाल थे, मुलायम सिंह थे, लालू यादव थे, सारे लोग थे। लेकिन ये इस सरकार ने कर दिया, जो हमारी अपनी सरकार है, जो हिंदुत्व की सरकार है, जो एक कटोगे और बटोगे का नारा देती है, और इसके बाद अचानक कर दिया। तो वो विचित्र स्थिति में फंस गए। अब वो क्या करें कि वो इनको जो है इस सरकार की आलोचना अब वो कर रहे हैं, लेकिन जाए तो जाए कहां, किधर जाएंगे? उनके सामने ये भी संकट है, क्या कांग्रेस की तरफ लौटेंगे या अलग कहीं कोई दल बनाए। लेकिन आबादी के हिसाब से उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुकाबले में कोई राजनीतिक गोलबंदी कर सके। अब भारतीय जनता पार्टी को दो भरोसे हैं। एक भरोसा तो उनको ये है कि नरेंद्र मोदी जी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनको ये है कि हमारे पास एक नेता है, प्रधानमंत्री ऐसा है जो पिछड़े वर्ग से आता है, तो पिछड़ों का अधिकांश समर्थन हमको मिलेगा। और इसके बाद उनको उम्मीद है कि पिछड़े हमारे साथ और गोलबंद होंगे, और ये अखिलेश यादव का पीडीए और कांग्रेस का जो जाति राहुल गांधी का जो कार्ड है 95% वाला, वो चलेगा नहीं। साथ ही साथ उनको ये भी उम्मीद है कि सवर्ण जाएंगे कहां, कहां जाएंगे पंडित जी, कहां जाएंगे ठाकुर साहब, कहां जाएंगे लाला जी? भाई वैश्य तो जो व्यापारी वर्ग है, वो तो जमाने से, जब जनसंघ के जमाने से उसका ज्यादा तो झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा। जो पाकिस्तान से जो आए थे हमारे विस्थापित लोग, उनमें अधिकांश असंख्य लोग जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव रहता था। और जो कांग्रेस का बड़ा वोटर था सवर्णों में, वो भी 1990 के बाद धीरे 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 करके बीजेपी के साथ आ गया। तो ऐसे में भाजपा को लगता है कि सवर्णों के सामने कोई विकल्प नहीं है, कांग्रेस कमजोर है, उसके साथ वो जा नहीं सकते, सामाजिक न्याय की जो पार्टियां उनके साथ नहीं जा सकते, तो वो कुछ परसेंटेज हो सकता है वोट डालने न जाए खिन्नता में। लेकिन आखिरकार जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में कुछ नया नैरेटिव बना देंगे, कोई हिंदुत्व का नैरेटिव बन जाएगा, कोई और बड़ा नैरेटिव बन जाएगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है उसको मुद्दा बना देंगे, कुछ इस तरह करके, और उन पार्टियों का वोट, उन वर्गों का वोट फिर ले लेंगे। तो ये अति आत्मविश्वास, ये वोट हमारा है, कहीं नहीं जाएगा, और विपक्ष का पिछड़ा कार्ड कमजोर होगा, और पिछड़ों का एक बड़ा समर्थन उनको मिलेगा। इन दोनों कारणों से मुझे लगता है, और जाति जनगणना वाले मुद्दे पर जो विपक्ष हमला कर रहा है उसकी धार को कुंद करने के लिए ये ये जो है ये कानून, ये नियम लाया गया है। ये मेरा अपना विश्लेषण है। अब जैसे कि मुझे आज 1-2 जगह जहाँ मेरे परिवार की थोड़ी जड़ें हैं मध्य उत्तर प्रदेश में, वहाँ मैंने फ़ोन किया, पता लगाया कि वहाँ भाई क्या स्थिति है। तो लोगों ने बताया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के इंचार्ज हैं या किसी प्रकोष्ठ या सेल के मेंबर हैं, वो सब लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं। बहुत काफ़ी इस्तीफ़े हो चुके हैं और लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा। उनको सबको लग रहा है कि जैसे कि उनको उनका वोट ले लिया गया है और बदले में किया वही जा रहा है जो कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बात उनके उनके ऊपर भी है। अच्छा, अब और ये जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी वोट लिया था उनका भ्रष्टाचार के नाम पर, जी, जी, हाँ। तो जो भ्रष्टाचार के विरोध के नाम जी, जी। तो जो अ भाजपा जो भाजपा के इस ऊँची जातियों के जनाधार में जो बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकारों ने थोड़ा-सा इनमें हो सकने वाली प्रतिक्रिया को कम करके आँका। क्योंकि मैंने पिछले 11 साल में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, कभी भी इस तबके में इस तरह की नाराज़गी नहीं देखी। 2017 में भी जब 2012 में, 17 में नहीं, 2012 में जब मायावती की तरफ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा चला गया था, तब भी ऐसा नहीं है कि वो भाजपा को गरियाते हुए और भाजपा से खिन्नता को खुलेआम व्यक्त करते हुए गया हो। वो शिफ्ट हो गया था उसमें से एक वोट, मतलब जो एक 16-17% वोट उधर चला गया था। ऐसा कोई भाजपा विरोधी या हिंदुत्व विरोधी बात उन्होंने की हो, ऐसा कुछ नहीं पर। था, ऐसा कुछ नहीं था। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद
और आरक्षण विरोधी आंदोलन के बाद में ये पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा है जब ऊंची जातियां उत्तर भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत खुलकर भाजपा के खिलाफ बोल रही हैं इस सवाल के ऊपर। और उनका जो आचरण है, जिस तरह लोग कोई कोई कपड़े फाड़ रहा है, कोई अपनी नौकरी से इस्तीफा दिए दे रहा है, एक तरह की दीवानगी सी उनके ऊपर है, एक तरह की विक्षिप्तता का आलम, विक्षिप्तता ऐसा असर हुआ है। हाँ, उनको ये लग रहा है भाई जी हम्म। कि उनके बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। हम्म। और जो उच्च शिक्षा में, देखिए उच्च शिक्षा में आरक्षण भी है हम्म। सरकारी संस्थानों में, सब में, हम्म। तो उसका भी उतना विरोध नहीं हुआ था। मतलब ठीक है। नहीं, और विनोद जी, ये तब जी है जबकि इन्हीं ऊंची जातियों के बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए नौकरियां जी, दस दिलवाने का पूरा जी बंदोबस्त किया, और उसके लिए संविधान की भावना और संविधान के का अक्षर जो है उसके साथ छेड़छाड़ भी की उन्होंने। उसके बावजूद भी इन लोगों में इतना आक्रोश है इस बात को लेकर। वो सुप्रीम कोर्ट का जो 50% वाला कैप है, एक तरह से उसका भी उल्लंघन हुआ। हाँ, उसका मतलब भी उल्लंघन आरक्षण, हुआ। कुल आरक्षण तो 60% हो गया ना। और संविधान कहीं नहीं कहता हाँ, कि ये आर्थिक स्थिति जो है वो आरक्षण का आधार बन सकती है। संविधान तो सामाजिक और शैक्षिक हाँ, शैक्षिक बस। पिछड़ेपन के आधार हाँ, पर देता है। हाँ, बिल्कुल। उसमें आर्थिक है ही नहीं कहीं, वो जब वो भारतीय जनता कहते हैं पार्टी आरक्षण। किया अपने बहुमत का लाभ उठाकर, हालांकि 90 के दशक में भाजपा के घोषणा पत्र में लिख दिया गया था इस बात को, लेकिन अब जाके उसे मौका मिला, उसने किया। लेकिन इसके बावजूद भी, यानी जब ऊंची जातियों को बाकायदा ईडब्ल्यूएस के नाम पर आरक्षण मिल रहा है, उसके बावजूद उनके अंदर इतना आक्रोश है इस सवाल को लेकर। नहीं, आक्रोश तो इसलिए है भाई जी हम्म। कि पिछले सदियों से हम्म। जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सत्ता सामान्य वर्ग के हाथों में रही है, अगली जातियों के हाथों में, वो जिस तरह से उनसे धीरे धीरे एक तरह से उनको लगता है कि सारी उसकी उनके अधिकार, उनका प्रभुत्व, अधिकार शब्द तो उनका प्रभुत्व छीना जा रहा है। और आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए तमाम सारे समूहों से, जैसे आपने फोन करके पूछा है लोगों से, मैं भी करता हूँ, तो उनकी बड़ी पीड़ा होती है कि साहब पहले हमारे इतने विधायक आते थे, इतने मुख्यमंत्री होते थे, इतने हमारे जो है मंत्री होते थे, अब देखिए कितनी संख्या घट गई है। अब प्रशासन में भी अब सारे जो है ओबीसी और दलित और SC ST तो पहले भी आते थे, अब ओबीसी भी आ रहे हैं, उसमें भी हमारे बच्चों का नंबर 12। तो वो एक उनके अंदर जो है बेचैनी तो है। और जब ये कदम उठा तो उस बेचैनी का विस्फोट हो गया। अब विस्फोट हो गया, और विस्फोट के रूप में वो संगठन जो हिंदुत्व का लंबरदार है, भले वो सीधे न जुड़े हों, लेकिन जैसे करनी सेना जैसे संगठन, हाँ। इनका आर्थिक मामलों से, शैक्षिक मामलों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। वो तो राणा सांगा को लेकर के सड़क पर उतरते हैं या कभी किसी और मुद्दे पर उतरते हैं, वो घोषित रूप से अपने को राजपूतों का संगठन कहते हैं। वो उसके मुखर विरोध में आ गए तमाम साधु सन्यासी। एक स्वामी जी तो कह रहे हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। वो अब इच्छा मृत्यु वगैरह है तो भाई इच्छा मृत्यु तो अपनी इच्छा से होती है, उसको देता थोड़ी है। तो वो इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं। एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, तो ये एक तरह से इसमें विस्फोट हुआ है। ऐसी अच्छा, उसमें शंकराचार्य वाले मामले ने और तड़का लगा दिया, जो जो इलाहाबाद में, जो प्रयाग में जो हुआ, तो उसने दोनों चीजें मिल गई एक साथ। और वो मणिकर्णिका घाट की जो घटना है, वो मंदिरों की और घाटों को तोड़े जाने की जो रिपोर्ट्स आई और जिस तरह से वहां, तो ये सब चीजें एकदम पिछले 2-3 महीने में मिल गई। और ये एक मुद्दा बन गया, मतलब उसपे कहते हैं ना कि ये घटनाएं तो हो ही रही थी, वो इस आदेश ने और इस एक्ट ने, कानून ने एकदम से उसको क्या ट्रिगर कहते पॉइंट हैं, दे दिया। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस वाला जैसे मसला था ना 1857 में, उस तरह का उसको काम कर दिया, तो निकाला है। अब समस्या ये है, इसका राजनीतिक असर क्या होगा, ये सवाल प्रश्न है। क्या ये जो आप जैसे कर इस्तीफे दे रहे हैं भाजपा के लोग तमाम, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, या सवर्ण लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कई जगह बात कर रहे हैं, मैं भी बात करता हूं तो सब कहते हैं ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तो क्या वो चुनाव तक नहीं, मैं आपको बताऊं, 2022? सोमवार को, मंगल को जी मैं एक टैक्सी में जी था, तो मैं अपने फोन को खोलकर, ये इस बातचीत में इसका जिक्र करना मुझे जरूरी लगा, फोन को खोलकर मैं एक वीडियो सुनने लगा। तो ड्राइवर जी ने समझा कि ये इस व्यक्ति को राजनीति में दिलचस्पी है, वो मुझे नहीं जानता था। हाँ, और तो उसने अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया कि आप भाई साहब, ये सरकार चली जाएगी, मोदी सरकार गई। हमने, अरे भाई ऐसे कहाँ चली गई, इतना बड़ा बहुमत है हम्म, उनके पास, इतना तगड़ा उनका वो है, गठजोड़ है। नहीं नहीं, ये चली नहीं सकती, इसने हमारे वोट दिए हिंदू हिंदू के नाम पर।
और अब वो हमारे ही खिलाफ बोल रही, हमारे खिलाफ सरकार कदम नहीं, क्या कदम उठा दिया आपके खिलाफ? तो वो इसी यूजीसी का जिक्र करने लगा। और दूसरे वो एक और उसने बात कही कि अमित शाह बड़ा बदमाश आदमी है, ये योगी बाबा को रोकना चाहता है, हाँ, अब मैं इसी पे आ रहा था। प्रधानमंत्री अच्छा। बनने से रोकना चाहता है, इसलिए इसने ये सब तिकड़म वगैरह करवाई है। और वो ये सब तो वो बहुत पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश के साथ जो भाजपा आलाकमान की लामबंदी है, उस लामबंदी की भी उसको जानकारी थी, वो अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहा था। फिर काफ़ी देर तक उसने मुझे ज्ञान दिया, उसमें मैं चुपचाप उसका ज्ञान सुनता रहा, उसको उकसाता रहा, देखें वो क्या-क्या कहता है। उसको बड़ी जानकारियाँ थी। जी, आप कहिए आगे। नहीं, ये आपने जो बताया ना उस ड्राइवर की बात, ये एक धारणा बड़ी तेजी से फैली है, हुँ, उत्तर प्रदेश में खास करके। हुँ, मुझे व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आए, हुँ, और एक हमारे जानने वाले हैं, बहराइच के हमारे एडवोकेट हैं, वो हमारे, मतलब वो, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन वो व्हाट्सएप के जरिए मेरे मित्र बन गए। हुँ, और अच्छे पढ़े लिखे हुँ, समझदार आदमी है, और वो सवर्ण समाज से ही है। वो अक्सर मुझे तमाम फीडबैक भेजा करते हैं ग्राउंड का। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्वांचल के इलाकों का जो मुझे बताया था, लगभग वैसे ही नतीजे निकले थे। तब मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था। तो उनका कहना था, उनका उन्होंने भेजा मुझे, कि ये जो है, इस दांव से हुँ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दो साधे हैं काम। एक तो पिछड़ों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। हुँ, दूसरा, अगर अगड़े नाराज होंगे, तो अगड़े चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे नहीं, वो मायावती के साथ जा सकते हैं। तो मायावती मजबूत हो जाएंगी। जब मायावती मजबूत होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुमत से कम हो जाएंगी कुछ, और फिर बीजेपी और बीएस फिर योगी जी को हटाने का कारण मिल जाएगा, और योगी जी को बदल के भारतीय जनता पार्टी बसपा के सहयोग से अपनी सरकार बना लेगी। ये इस तरह की बातें, हुँ, धारणाएं चल रही हैं हुँ, जमीन पर लोगों से बातचीत करते हुए। अगर आप करें तो, आपको जो ड्राइवर कह रहा था, वो भी लगभग वही बात है, कि सब योगी जी को घेरने के लिए ये दांव दिल्ली से चला गया है। लेकिन पता नहीं, मुझे ये बात, अब मैं इसके बारे में कहते गले नहीं उतरती कि योगी जी को घेरने, ये तो मुझे लगता है कि ये पूरा मसला जो है, ये जो जाति जनगणना वाला मसला जिसको उठा रहा है विपक्ष, एक तो उसकी धार को कुंद करने के लिए, और दूसरा, जो पिछड़े वर्गों के वोटों का जो क्षरण हुआ है, उसको अपने साथ जोड़े रखने या बनाए रखने, और उसमें इजाफा करने की कोशिश है। और ये मानते हुए कि सवर्ण कहा जाएगा, वो तो उसको हिंदू बना ही चुके हैं, वो तो हमारे साथ है ही। ये अति आत्मविश्वास जो है सवर्णों को लेकर के, जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है, वो मुझे लगता है ये सब मिला के है। अब ये अति आत्मविश्वास उनका जो है कितना कायम रह पाएगा? क्या सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग जो है, वो चुनावों में सारी चीजें भूल के फिर बीजेपी के लिए वोट करेगा, या अपने नए विकल्प तलाशेगा? ये, और इसका अंदाज लगाने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में और सरकार के स्तर पर प्रयास शुरू हो चुका है। हुँ, और अगर कोई, उनको लगेगा कि वाकई नाराजगी इतनी बड़ी, अभी चुनाव दूर है, उत्तर प्रदेश चुनाव 1 साल बाद है, और लोकसभा के चुनाव 2029 में है। तो अभी ये जो चुनाव होंगे, जो अभी होने हैं, उनके उनके भी नतीजे कुछ को देखेंगे कि इससे कितना असर पड़ता है। और दक्षिण भारत में, चूंकि केरल में भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ रही है, और केरल में भाजपा कुछ पाना चाहती है। हुँ, एक सांसद है उनके, और कुछ चाहती है, कुछ विधायक आए तिरुवनंतपुरम में, उन्होंने अपना एक बना लिया है, मेयर बना लिया है। तो उनको लगता है कि पिछड़ों की, दक्षिण भारत में चूंकि ये पिछड़ा आंदोलन बहुत पहले हो चुका है, और वहां की सत्ता पर आमतौर पर जो पिछड़ी जातियां हैं, वही काबिज है वहां की राजनीति पर, उन्हीं का वर्चस्व है। और वो बीजेपी को एक मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सनातनवादी पार्टी के रूप में वहां पेश करती है। तो उसकी काट के लिए भी ये इसका इस्तेमाल करेंगे कि देखिए, हमने इतना बड़ा कदम उठाया है, सवर्णों की नाराजगी की परवाह किए बिना। और जितना सवर्ण विरोध करेंगे, उतना ही उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कुछ संभावनाएं देखती है। और उसको मालूम होता है चुनाव 1 साल बाद है, और लोकसभा की 2029 है, तब तक हम नैरेटिव बदल देंगे, और फिर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये उनका, चूंकि मैंने कई लोगों से, जो शीर्ष स्तर पे जो है मित्र लोग, उनसे बात की, तो वो भी इस कानून से, इस नियम से सहमत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि वो देर सवेर मोदी जी, योगी जी सब संभाल लेंगे, वो नैरेटिव बदलने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग बचपन में जब गणित पढ़ा करते थे, तो उसमें कई जी। जो गणित के कई सवाल होते थे, उस आधार पर इस आधार पर हल किए जाते थे कि मान लीजिए का ये है और मान हाँ। लीजिए खा वो है। तो जी। भाजपा का ये जो आत्मविश्वास है,
वो 2 इस तरह के अति अति आत्मविश्वास। हाँ, मान लेने पे टिका हुआ है कि ये हाँ, इस तरह की नियमावली बनाने से ओबीसी जातियाँ, ओबीसी वोट जो हैं वो हमारे प्रति हमदर्द हो जाएँगे, हमारे हमदर्द हो जाएँगे और इसकी वजह से जो लोग नाराज़ हुए हैं उन्हें हम मना लेंगे या किसी हथकंडे से फिर जोड़ लेंगे और उनकी जो विकल्पहीनता है उसका हमको लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह से हमेशा अपनी मर्ज़ी से तो पूरी बात चलती नहीं है। ऐसा असंभव है कि आपने एक प्रबंधन कभी कर लिया है, तो वही प्रबंधन आप फिर से दोहरा पाएँ। इसमें भाजपा के पक्ष में जो बात मुझे जाते हुए दिखती है, वो ये है कि विपक्ष इस मामले में किंग कर्तव्य विमूढ़ है। हाँ, विपक्ष जो है ना, वो ना तो भाजपा की इस बात के लिए आलोचना कर रहा है, ना ही वो उस अ, जो नियमावली है, उस नियमावली का कोई विरोध कर रहा है। ऐसे विपक्ष अगर नियमावली का विरोध करे, तो ऊँची जातियों की हमदर्दी उसके प्रति बढ़ सकती है। लेकिन पिछड़ा विरोधी होने खतरा क्या है कौन कि लेगा? ओबीसी बोर्ड हमसे नाराज़ हो जाएगा और अनुसूचित जाति नाराज़ हो जाएगी, अनुसूचित जनजाति नाराज़ हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है, तो ये स्थिति काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे जाती हुई दिखती है, कि विपक्ष की तरफ से कोई पहलकदमी किसी किस्म की इस मामले में है ही नहीं। जो 1990 का आरक्षण विरोधी आंदोलन था, उस आंदोलन में तो भाजपा पीछे से उसका समर्थन कर रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले उसका समर्थन कर रहे थे उसका, आंदोलन का। जी। हाँ, इसमें तो जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो इस आंदोलन का समर्थन भी नहीं नहीं कर रही हैं कुछ भी। कुछ नहीं है, वो चुप हैं। वो कोई व्याख्या भी नहीं दे रही हैं अपनी, कोई तबसरा भी नहीं पेश कर रही हैं। टीवी पे वो उनके लोग आ भी नहीं रहे हैं। ये स्थिति है। देखिए, कांग्रेस के लोग तो फिर भी टीवी पे कुछ आ रहे हैं। बीजेपी के तो बिल्कुल ही कोई प्रवक्ता नहीं आ रहा है इस मुद्दे पे। नहीं, बीजेपी की मैं तरफ से तो मैं समझ सकता हूँ कि उन वो इस हाँ, मामले में अभी कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जब हाँ। तक खुद पूरी परिस्थिति का एक जायज़ा ना ले लें, एक निष्कर्ष ना निकाल लें वो, तब तक वो इसमें बोलना नहीं चाहते। लेकिन विपक्ष अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो संकट का क्षण है, इस संकट के क्षण से वो लाभ कैसे उठा पाएगा? नहीं तो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि हस्तक्षेप कैसे करे। इस आंदोलन के साथ वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिछड़ा और दलित विरोधी आंदोलन अपने स्वभाव में, प्रकृति में है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका मिल जाएगा कि देखिए आप, राहुल गांधी कैसे खड़े होंगे इस आंदोलन के साथ। उनका तो मुद्दा ही पूरा 95% वो कहते हैं सेक्रेटरी जो है वो जनरल कास्ट के हैं और 3 आदिवासी हैं और इतने शेड्यूल कास्ट हैं, तो जी। वो कैसे खड़े होंगे? अखिलेश यादव कैसे खड़े होंगे? वो तो राजनीति ही पीडीए की कर रहे हैं। तो उनके सामने दुविधा ये है। आरजेडी और उनकी बात इसलिए छोड़ दीजिए कि वो तो चुनाव से भी बहुत दूर है मामला। हालांकि वो बोल तो रहे हैं, वो तो समर्थन, एक तरह से उनके प्रवक्ता तो कानून का समर्थन ही कर रहे हैं इस नियम का। और कई बार तो लगता है जैसे वो बीजेपी की सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। उनकी उनकी उससे जो है, अगर आप प्रवक्ताओं को सुने। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी दुविधा है ये। बीएसपी भी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। तो ये क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा कि इसको एड्रेस करें, कैसे हैंडल करें। तो इसलिए जो है ये उनकी समस्या है। लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, हुँ, अभी हो सकता है अगर बीजेपी के सवर्ण पदाधिकारी, विधायक, सांसद अगर मुखर होकर विरोध करना शुरू करेंगे, तो कोई आश्चर्य मत करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े विधायक, पिछड़े सांसद और पिछड़े जातियों के आने वाले पदाधिकारी, ओबीसी वर्ग के, वो खुल करके समर्थन में भी आएंगे। और एक आध तो मैंने बयान सोशल मीडिया में सुना कि वो तो आह्वान कर रहे हैं कि पिछड़े, दलित और क्या कहते हैं, इस जो है अपने ओबीसी वर्ग के लोग और आदिवासी, ये भी सड़कों पर आकर के इसके समर्थन में जुलूस निकालें। तो ये भी कराया जा सकता है, हो सकता है कि भाई एक काउंटर बड़ी लाइन खींची जाए कि भाई तुम अगर आंदोलन कर रहे हो तो हम इसे समर्थन कर रहे हैं। जो मंडल के समय नहीं हो पाया था। मंडल के हुँ। समय मंडल आंदोलन हो रहा था, लेकिन पिछड़े उसके मुकाबले में कोई नहीं आया था। एक आध कुछ लोग आते थे, सूरज मंडल लगे जैसे वगैरह, जो लेकिन कोई सड़क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि तब उतना सशक्तिकरण नहीं था उनका। अब एक आज और उनका चीज़ बहुत कैसा जबरदस्त मेरे सशक्तिकरण है। दिमाग मन में है विनोद जी, वो ये है कि जी, जो ओबीसी बुद्धिजीवी हैं और कुछ जी, दलित बुद्धिजीवी, सब अपने मित्र ही हैं। हमारी बहुत सी जी, बातें उन्हें पसंद आती हैं, उनकी बहुत सी बातें हमें पसंद आती हैं। मित्र हैं, सहयोगी हैं। एक एक तरह से हम लोगों ने लंबे अरसे से सामाजिक न्याय के प्रश्न को लेकर काम किया है। वो सब लोग इस बात को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि ये जो ऊँची जातियों का आंदोलन है, ये सरकार की साजिश है। ये मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट है।
इस बात को बार-बार कहा जा रहा है। ये पूरा डिसेंट जो है ना सरकार की साजिश है, ताकि सरकार इसका सहारा लेकर अंततः इस नियमावली में या तो कोई संशोधन कर दे या इसको बदल दे। वो ये कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी इस तरह का कोई खेल खेल रही है? कि एक तरफ ये नियमावली लाए और दूसरी तरफ उस नियमावली को बदलने की दलील तैयार करने के लिए इस तरह का आंदोलन शुरू करवा दे। और ये सब जो इस्तीफे वगैरह हो रहे हैं, ये सब इस्तीफे भी प्रबंधित इस्तीफे हैं। ऐसा देखने में मुझे तो कम से कम नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की दीवानगी है इस नियमावली के खिलाफ, ऊँची देखिए अब उस ये तो हमने कि ये तो ये कोई बनावटी बात है कोई। नहीं, ये तो हम नहीं मान सकते कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर का अपमान किया जाए, मुख्यमंत्री की तस्वीर का अपमान किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तस्वीरों का अपमान किया जाए और ये खुद ही वो करा रहे हों। मैं इस मुझे मेरे गले ये बात उतरती नहीं है। क्योंकि जिस तरह आपने भी सोशल मीडिया पे सारे देखे होंगे, जिस तरह से नहीं, भाषा नहीं, बोली जा रही है, बहुत ही आक्रामक भाषा में आक्रामक और कई बार अभद्र भी है वो, हाँ, अभद्र भी है। हाँ। अभद्र भी है। तो मुझे बल्कि नहीं एक और लगता बात देखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ज़रूर ब्राह्मण बनाम ठाकुर चल रहा है, लेकिन इसमें राजपूत जाति के लोग भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जैसे करणी सेना आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं, उनका तो वही एंगल है जो ड्राइवर आपसे कह रहा हूँ हुँ, कि उनको लगता है योगी आदित्यनाथ को गिरने के लिए ये सारी लाया गया है, तो इसलिए वो और मुखर होके आ रहे हैं। हुँ, और बाकी ब्राह्मण और वैश्य दूसरी जो सामान्य जातियां हैं वो अपने हित को देख करके आ रही हैं। लेकिन मुझे इसमें एक चीज लगती है भाई जी कि इसमें सबसे ज्यादा धर्म संकट में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हुँ, क्योंकि उसका जो हिंदुत्व का पूरा जो एजेंडा है कि सारा हिंदू समाज एकजुट एक झंडे के नीचे हो जाए, वो बिखर रहा है इससे। हुँ, क्योंकि अब क्या है कि अगर पिछड़े और सवर्ण आमने सामने हो गए, हुँ, यानी और उनके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये फिर एक तरह से ये विभाजन विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ा गहरा हो जाएगा कि एक तरह से आइडेंटिफिकेशन होने लगेगा कि भाई ये दुबे जी हैं और ये सचान साहब हैं, हुँ, ये भाटिया जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं और ये यादव जी हैं और वो हैं। ये जो है आइडेंटिफिकेशन जो है, ये बहुत गहरा हो जाएगा। तो वो एक उनके सामने भी एक दुविधा है, क्योंकि संघ का भी कोई बयान इसको लेके आया नहीं है, न बिल्कुल। समर्थन में न विरोध में किसी भी पदाधिकारी का। हुँ, आमतौर पर संघ तो आजकल बहुत वो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वो संस्कृति की जो राजनीति है उसमें तो पारंगत है ना, वो सांस्कृतिक राजनीति का एक जो उसका है। तो इस पर कोई बयान नहीं आया उनका, और शंकराचार्य वाले मामले में मौन रहे वो, और इसमें भी मौन है। तो खाली कांग्रेस ही नहीं मौन है, शंकराचार्य स्वयं वाले मामले में तो आप ये कह आर सकते हैं कि शायद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हाँ, एक्टिवेट डैमेज करके कंट्रोल करने की कोशिश की उसमें गई थी हस्तक्षेप इसीलिए। किया। लेकिन इस मामले में तो उनका कोई हस्तक्षेप या कोई उनकी तरफ से कोई पहल कोई का कोई पहलकदमी नहीं नहीं है। उसको देख पाया हूँ। लेकिन ये जरूर है कि उनसे जुड़े हुए तमाम लोग जमीन पर इसका विरोध कर रहे हैं। तो हुँ, जैसे टेलीविजन चैनलों में जो बहस हुई इस मुद्दे पे, उसमें भी कई जो राजनीतिक विश्लेषक जो संघ से जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, हुँ, वो सब जो बोल रहे थे वो आंदोलन के पक्ष में ही बोल रहे थे। हुँ, ये मैंने देखा। लेकिन जो उनके अधिकृत पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, हुँ, उनका कोई बयान किसी तरह का नहीं आया, हुँ, और सरसंघचालक जी का भी नहीं आया। तो वो भी दुविधा असमंजस में है कि ये कुछ लोग इसको इस रूप में भी देख रहे हैं भाई जी। हुँ, एक और थ्योरी चल रही है कि संघ वर्सेस बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच जो तनातनी और तनाव की खबरें चलती रहती हैं, हुँ, कहते हैं कि उसका भी कुछ एक इसके पीछे हो सकता है। अब क्या है पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन ये मामला ऐसा है हुँ, कि ये अभी इतनी जल्दी ठंडा होने वाला मुझे लगता नहीं, हुँ, क्योंकि ये अब एक इसमें संभावना हो सकती है कि सरकार इसमें कोई संशोधन करे। संशोधन क्या कर सकती है? संशोधन यही कर सकती है कि जो कमेटी बनेगी उसमें कहे भाई इतने परसेंट कुछ सामान्य जातियों के लोग भी हों, शामिल हों। दूसरा ये कर सक गलत शिकायत करने पे दूसरा सज़ा। अब दूसरा ये गलत शिकायत करने वाले को भी कोई जुर्माना या कोई दंड का प्रावधान कर दे। हुँ। यही संशोधन हो सकता है। अच्छा मुझे एक वापस तो बात लग रही नहीं। है विनोद जी, मुझे एक बात लग रही जी, है चाहे आप आरक्षण विरोधी आंदोलन देखें या इस आंदोलन को देखें आप,
दोनों बार एक समान प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है और दूसरे मंचों पे भी मैं कह रहा हूँ, कि जैसे ही ओबीसी जातियों को कोई विशेष सुविधा, विशेष आरक्षण या विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है, तो उसकी ऊँची जातियों के भी अंदर बड़ी बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होती है। ये इस अनुसूचित जाति, जनजाति को मिलने पर नहीं प्रतिक्रिया होती है। व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग खिलाफ पक्ष में हो सकते हैं उसके, लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन की नौबत तक में पहुँच जाएँ ये लोग, आक्रामक होके, हैं? आंदोलन करने का मतलब है अपने आप को दाँव पे लगा देना, हैं? तो बिल्कुल। अपने आप को दाँव पे लगाने के लिए उस मामले में तैयार नहीं होते, लेकिन इस मामले में वो तैयार हो जाते हैं। ये दोनों बार हम लोगों ने देखा। इससे हम लोग एक 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 सूत्रीकरण कर सकते हैं कि इस देश में सत्ता के लिए प्रतियोगिता मुख्य तौर पर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बीच में है। जी, बिल्कुल। बाकी लोग सीमा पे बैठे हुए देख रहे हैं, तमाशबीन हैं और देख के वो तय करते हैं वो किधर है, किधर नहीं है। हाँ, लेकिन मुख्य प्रतियोगिता जो है ना, वो जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण आता है, बनिया आता है, ठाकुर आता है, कायस्थ आता है, भूमिहार आता है और साथ में पटेल आते हैं, कम्मा आते हैं, रेड्डी आते हैं और ऐसी तमाम जातियाँ आती हैं जो कि एससी, एसटी और ओबीसी के संवैधानिक श्रेणियों में फिट नहीं होती, हैं? तो ये सिख भी आते हैं उसके अंदर, जाट सिख तो आते ही हैं सारे के सारे जनरल कैटेगरी में। तो ये जनरल बिल्कुल। कैटेगरी बनाम ओबीसी कैटेगरी पूरी भारतीय राजनीति में अगर हिंदू सामाजिक अगर इस दृष्टि से देखा जाए, इसमें अल्पसंख्यक मुसलमान, ईसाई शामिल नहीं है इसके अंदर, हैं? जी। ये सारे के सारे लोग इनके बीच की प्रतियोगिता का नाम ही दरअसल राजनीति हो गई है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपका विश्लेषण सही है कि दरअसल उसका भी एक पीछे सामाजिक कारण है। हुँ, क्योंकि जो सामान्य वर्ग है, उसके बाद सामाजिक श्रेणी में पिछड़ा वर्ग आता है। हुँ, आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में आप देखिए, गाँव में आप देखिए और लगातार आज़ादी के बाद जो कृषि क्षेत्र है, हुँ, ज़मीनों पर और पिछले 20, 25, 30 सालों से जैसे पलायन गाँव से शुरू हुआ, तो जो सामान्य वर्ग के ज्यादातर नौजवान लोग गाँव से छोड़-छोड़ करके वो शहरों में बसने लगे और अपनी ज़मीनें बेच दी उन्होंने। वो ज़मीनें किसने खरीदी? पिछड़े वर्ग के लोगों ने खरीदी, जो पहले ही किसान खेतिहर जातियों के लोग थे हुँ, और वो उनका सशक्तिकरण भी बहुत हुआ और वो एक तरह से बहुत कहेंगे एग्रेसिव फॉर्म भी उनका देखने को मिला। ये जातियां ऐसी हैं पिछड़ी जो किसान जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग जिनको हम लोग कहते हैं ओबीसी जातियां, ये सत्ता की दावेदारी इनकी बड़ी मजबूत हो जाती है और सवर्ण जो जनरल कास्ट है, वर्ग है, उसको लगता है कि उसको अ, दलितों से और आदिवासियों से वो सामाजिक आर्थिक सत्ता छीनने का खतरा नहीं है जितना कि पिछड़े वर्ग से है और उन जो दलित और आदिवासी जातियां हैं, वर्ग हैं, अनुसूचित एससी एसटी,
जी, पूरी कर लीजिए बात अपनी, पूरी कर दीजिए बात। वो बीच हाँ, कोई बात पूरी कर लीजिए। फिर चला गया। नहीं। जी, पूरी कर लीजिए बात, पूरा कर दीजिए। असल में आपने कहा फोन, आपका फोन आ गया तो फिर कट गया था। हाँ, ठीक, गलती हो गई। जी, जी, पूरा कर दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति एक थोड़ा बहुत दया भाव भी रहा है कि अरे भाई ठीक है, इनके साथ बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, और वो कभी भी जो है अगड़ी जातियों के लिए खतरा नहीं उनको देखा गया कि ठीक है, इनको कुछ देना चाहिए, मिलना चाहिए, चलो भाई दे दो। पिछड़े वर्ग चूंकि उनका इतना सशक्तिकरण हो गया ओबीसी का आर्थिक रूप से, भाई जमीन के मामले में जो एससी एसटी है वो कहाँ मजबूत है? उनके पास तो कुछ सरकारी जमीनें भी पट्टे वट्टे दे दिए गए, बाकी सब नौकरी पेशे में ही है। जो ओबीसी जातियां हैं, किसान जातियां हैं, वो तो आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी सशक्त बहुत हो गई ना। तो वो, और वो अपने को अगड़ी जातियों के बिल्कुल बराबर मानते हैं, वो अपने को कमजोर नहीं मानते। वो कहते हैं भाई, और वो कई कई तो ऐसे हैं जो अपने को क्षत्रिय मानते हैं, हुँ, जैसे यादव है वो अपने विध्वंशी क्षत्रिय मानते हैं कि विध्वंसी है। तो इस तरह की उनके अंदर एक क्या कहते हैं भाव भी है। तो जब उनको कुछ दिया जाता है और वो, तो सामान्य वर्ग को लगता है कि उनका छीन करके उनको दिया जा रहा है, जिनको दिया जा रहा है वो पहले से ही मतलब हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं, अब उनको आप और दे रहे हैं तो यानी आप हमको बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। तो ये भी एक भाव अंतर्निहित है। और इसीलिए जब पिछड़ों को ओबीसी को कुछ देने की बात होती है या देने का मामला होता है तो सड़क पर जो है सामान्य वर्ग उतर आता है। मुझे जी, लगता है ये भी एक कारण है। और एक और चीज है अभय जी, कि जो सामाजिक न्याय के मंडल आंदोलन से जो पार्टियां निकली, मैं उन्होंने जिस तरह से, उनके नेताओं ने, वो शीर्ष से लेकर के और जिले स्तर तक जिस तरह पिछले 20-25-30 साल में खुलकर जातीय गोलबंदी की राजनीति की है, वो यहां तक बीजेपी के भी जो ओबीसी समाज के नेता है वो भी अपने व्यवहार में बहुत जातीय गोलबंदी की राजनीति करते रहे। उसका भी एक रिएक्शन जो सामान्य वर्ग है उसमें होता है। जबकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के नेता है वो भले अपने समाज में अपने समाज की बात करते रहे हों, लेकिन कभी उनको खुल करके, मायावती और बीएसपी का वो दौर छोड़ दीजिए जब वो नारे लगते थे, कभी नीचे के स्तर पर खुल करके और वैसी जाति गोलबंदी की राजनीति करते नजर नहीं आते थे। तो उनके साथ एक तादाद में भी बैठा लेता है जनरल क्लास। और कांग्रेस की तो वोट बैंक ही यही था, सवर्ण, मुसलमान और एस सी एस टी। तो उनका राजनीतिक व्यवहार भी लगभग एक साथ वर्षों तक रहा है। तो ये सब अंतर्निहित कारण है, इस वजह से पिछड़ों के खिलाफ जो है जो सवर्ण समाज है, सामान्य वर्ग है, वो सड़क पर उतर आता है। ठीक ये है, मेरा बहुत मतलब विश्लेषण है। आप बिल्कुल, नहीं आप ठीक मुझसे ज्यादा समाजशास्त्री हैं, जिनसे नहीं, इन चीजों का बस। सारे प्रश्नों पे समाजशास्त्री होने से कोई विशेष वो बात नहीं है। मेरा कहना है कि इन सारे प्रश्नों पर हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो नई परिस्थितियाँ हैं, उसके आलोक में हम इनके ऊपर विचार करें। क्योंकि जी, ये धारणाएँ और ये सारी थीसिस तो पहले से चली आ रही हैं और हम लोग जी, इन थीसिस के ज़रिए चीज़ों की विवेचना कर लेते हैं। विवेचना करके भले ही हम अपना काम चला लें टीवी पर या अखबारों में, लेकिन जो हालात हैं, वो बिल्कुल नए हैं। हर नया हालात जो है, वो हमारी पुरानी धारणाओं की परीक्षा लेता है।
हमें वो नए हालात की कसौटी भी कसनी पड़ते हैं कि अपने हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमारे जो परिप्रेक्ष्य हैं, उसको हम कसौटी पर कसते हैं। फिर देखते हैं कि अभी इसमें हमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है, इसको नए सिरे से समझने की ज़रूरत है। तो इसमें आपसे चर्चा बहुत उपयोगी रही विनोद जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। और जी घटनाक्रम जी अभी चलेगा, हम सब लोग उस पे निगाह रखेंगे और अगर आपके मन में कोई बात आए, मेरे मन में कोई बात आती है, तो फिर से हम लोग बिल्कुल। मिलेंगे यहाँ पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।